ये दरिंदगी जो है कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और पुरुष समाज में ऐसे लोग जो हैं वो दया के पात्र बिल्कुल नहीं है, उनके साथ किसी तरह की कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए, है ना। इनको कड़ी सजा देने का प्रावधान हमारे पास है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसी नजीर स्थापित करनी चाहिए कि हर दूसरा व्यक्ति ऐसा सोचने से भी डरे कि किसी महिला के साथ, है ना। जितनी दूर तक उसकी आवाज आई उतनी दूर के सारे पुरुषों को पकड़ के उन्होंने बुलाया, कहा कि तुम लोग को आवाज सुनाई नहीं दी थी? यदि सुनाई दी थी तो या तो तुम बताओ कि दरिंदा कौन है, उसको सामने ले आओ, और नहीं तो सारे को फांसी दो। जहां दबंगों की गुंडों की चलती है, वहां आप इस तरह की आवाज पर यदि 100 लोगों को बुलाएंगे ना, तो गुंडों के डर से 100 लोग शायद दूसरे निर्दोष को पकड़ा दे कि यही है। चाहे नेता हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे आप देखिएगा कि खबर आती है कि वही लोग शोषक हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा कोलकाता की उस बेटी के लिए है जिसके साथ दरिंदगी और हैवानियत की गई। आज वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम ने एक लाइन बोली है कि सभ्यता का युग तब आएगा जब महिला को उसकी मर्जी के बिना कोई पुरुष हाथ नहीं लगाएगा। यदि इस नजरिए से देखा जाए तो सभ्यता का युग अभी तक आया नहीं है और कब तक आएगा ये इंतजार अभी लंबा होता जा रहा है। निर्भया कांड हुआ था, निर्भया 1 हुआ, और उसके बाद हम यदि इसको माने निर्भया 2, तो निर्भया 1 से निर्भया 2 के बीच में हजारों ऐसे कांड हुए, लेकिन देश नहीं बदला, लोगों की सोच नहीं बदली। आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। खालिद जी, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे, महिला अधिकारों पर। दूसरे कि जो दरिंदगी करने वाले लोग होते हैं, जो भी किसी भी बिटिया के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ जो इस तरह की हवस में पड़ते हैं कि उसको मौत की नींद तक सुला देते हैं अपनी हवस को पूरी करने के लिए, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे, वो हमारे और आपके इसी समाज का हिस्सा है। हमारा समाज और हमारा परिवार क्यों नहीं ऐसे लोगों को ट्रेंड कर पा रहा है? क्या बच्चों को अलग शिक्षा की जरूरत नहीं है? हम लड़कियों को नैतिकता का पाठ सिखाते हैं, सिखाना सबको चाहिए। और यदि हम कहीं कमजोर रह जा रहे हैं तभी तो इस तरह की हैवानियत और बर्बरता हो रही है। बिल्कुल। मैं पुरुष होने के नाते बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। पहली बार मुझे, आप ये महसूस कर रही होंगी कि पहली बार किसी विषय पर बात करते हुए मुझे थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा मेरा हिला हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं उस वर्ग से आ रहा हूं जिस पे ये इल्ज़ाम लगा कि आरजीकर की जो डॉक्टर थी उनके साथ उसने दरिंदगी की, और सिर्फ उसके साथ नहीं, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे चर्चा को समर्पित करना चाहूँगा उन बेटियों के नाम, उन महिलाओं के नाम जिन्होंने इस दरिंदगी को झेला, और उनमें से कई जो हैं वो तो परमात्मा के साथ जाकर वो मिल गई। ये दरिंदगी जो है कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और पुरुष समाज में ऐसे लोग जो हैं वो दया के पात्र बिल्कुल नहीं है, उनके साथ किसी तरह की कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, कानून अपनी जगह पे चीज़ें हैं, लेकिन कानून अपने ढंग से काम करता है। ये इनकी पकड़ होनी चाहिए, ये कानून के दायरे में आने चाहिए। सबसे बड़ी जरूरी चीज है नैतिकता की बात। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब ये कानून हमारा है, बिल्कुल, है ना, इनको कड़ी सजा देने का प्रावधान हमारे पास है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ऐसी नजीर स्थापित करनी चाहिए कि हर दूसरा व्यक्ति ऐसा सोचने से भी डरे कि किसी महिला के साथ, है ना। आपने जो बोला कि सभ्य समाज कब स्थापित होगा? सभ्य समाज तभी स्थापित होगा जब महिला, जो आधी आबादी है ना, वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित ढंग से अपने काम को कर सके, घर से बाहर निकल सके, और घर पे बैठा हुआ पुरुष
वो भी निश्चिंत हो सके, निश्चिंत रहे कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन यदि बाहर ये गई बहुत है जरूरी, तो सेफली घर आएगी। बहुत जरूरी है ये उसके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे आपने जो कहा, हम इसके कई आयामों पर चर्चा करने वाले हैं आज। पहला आयाम ये है कि पुलिस, देखिए, महिला सुरक्षा के लिए कानून भी अहम है, पुलिस का उसके प्रति संवेदनशील रहना भी अहम है, बिल्कुल, और समाज का संवेदनशील रहना और परिवार का एक तरह से संरक्षण, शिक्षण भी जरूरी है, समाज भी की निगरानी भी जरूरी है। हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, जो शोहदे बन रहे हैं, गुंडे बन रहे हैं, कि वो एक शरीफ नागरिक बन रहे हैं, ये निगरानी परिवार की ही नहीं, समाज की भी है, और साथ में कानून और सरकार की भी है ना। तो ये तो चल रहा है, लेकिन जानते हैं इसमें डिरेल्ड कैसे चीजें होती हैं। डिरेल्ड ऐसे होती हैं कि दो बातें, अभी देखिएगा कि सोशल मीडिया पर दो बातें बहुत तेजी से चल रही हैं। पहली चर्चा ये चल रही है, वो समर्थन में चल रही है, लेकिन हम उस चर्चा से सहमत नहीं है। जैसे फूलन देवी का उदाहरण आ रहा है, फूलन ने खड़ा करके गोली मार दी। एक चाइना के बीजिंग के गवर्नर थे शायद, माओ तुंग, उनकी कहानी आ रही है कि उन्होंने शायद कोई इलाके में बलात्कार हुआ था और उस लड़की की किसी ने नहीं सुनी, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ जब ऐसा हुआ तो तुम चिल्लाई थी? तो वो बोली हाँ। तो उसने कहा कि कितनी तेज चिल्लाई थी, चिल्लाओ। और अपने जो भी उनके कारिंदे थे वहां भेजा और कहा कि देखो इसकी आवाज कितनी दूर तक आ रही है। जितनी दूर तक उसकी आवाज आई, उतनी दूर के सारे पुरुषों को पकड़ के उन्होंने बुलाया, कहा कि तुम लोग को आवाज सुनाई नहीं दी थी? यदि सुनाई दी थी तो या तो तुम बताओ कि दरिंदा कौन है, उसको सामने ले आओ, और नहीं तो सारे को फांसी पर लटकाओ। बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूं। लेकिन खालिद जी, उसके अपने खतरे हैं। जैसे मैं यही बात कह रही थी कि उसके अपने खतरे हैं। उन्होंने कहा और उस जो एक्यूज था वो पकड़ा गया, उसको सजा हुई, लेकिन इसके अपने खतरे क्या हैं जो चल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में हीरोइक लगता है, लेकिन उसके अपने खतरे क्या है? क्या यदि हर महिला को हथियार थमा दिया जाए कि अपने उसको मार दे, तो क्या अराजकता नहीं फैलेगी? क्या माओ तुंग ने जो किया, देखिए, मैं महिलाओं के हाथ में हथियार देने की बात नहीं कर रहा हूं। फूलन देवी का उदाहरण से सहमत नहीं हूं। फूलन देवी ने नहीं, माओ तुंग की भी बात पे जिस स्थिति में जो भी उसको किया, हम कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा, खालिद जी कंक्लूड कर लेते, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। माओ तुंग ने जो किया बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन भारत जैसे देश में जहां दबंगों की, गुंडों की चलती है, वहां आप इस तरह की आवाज पर यदि 100 लोगों को बुलाएंगे ना, तो गुंडों के डर से 100 लोग शायद दूसरे निर्दोष को पकड़ा दे कि यही है। वो नहीं बोल पाएंगे कि ये दबंग का बेटा जो है एक्यूज्ड है, वो शायद उसको बचाने के लिए किसी और का नाम ले ले। उत्तर तो मिल गया ना। हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि निर्दोष के जो डायरेक्ट सजा देने का प्रावधान होता है, उसमें कभी कभी निर्दोष भी फंस जाते हैं। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मतलब अर्थ ये नहीं है कि हम पंगु हो जाएं, हर मामले में पंगु हो जाएं। लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम लोकशाही की ताकत से खुद के सिस्टम को हम इतना मजबूत बनाएं कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, लोगों में कॉन्फिडेंस आए। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हर स्तर पे काम करना होगा। आप कह रहे हैं कानून बना देने से खाली नहीं होता है ना। हमारे यहाँ तो कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून है, बिल्कुल, घरेलू महिला की सुरक्षा के लिए कानून है, घर में भी कोई हिंसा नहीं हो सकती है महिलाओं के लिए, लेकिन हो रही है कामकाजी। अब कलकत्ता की जो घटना हुई तो वो तो कामकाजी महिला थी, नहीं, अब जैसे कार्यस्थल पे ये सब कुछ हुआ। तो ये कानून बनाने से नहीं होगा। आपको कानून बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है, वो हर स्तर पे आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो उसी प्रारूप में लागू हो, अंत तक जाए। इसी पॉइंट पर मैं अब आ रही हूं। आपने जो बोला ना, तब दूसरों में कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, तो इसी पॉइंट पर अब मैं आ रही हूं। आपने जो सही पॉइंट पकड़ा है जी, वो प्रारूप जो लागू करने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस मानसिकता से ग्रसित है। इसलिए ग्रसित है, पुलिस प्रशासन का पद हो चाहे नेता। आप
ये तो मान लीजिए कि हम इस बात को कंप्लीट करते हैं, चाहे नेता हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे आप देखिएगा कि खबर आती है कि वही लोग शोषक हैं। किसी दरोगा के पास कोई पीड़ित जाती है, वो उसका शोषण करने लगता है, उससे काम करने के बदले उसका शोषण करने लगता है। नेता शोषण करते हैं, जो मजबूर है, जो लाचार है महिला, चीजें किसी के सामने आती है, किसी की नहीं आती है। राजवल्लभ यादव ने क्या किया, सेंगर जो था सिंगर, हाँ, जी, जी। उसने क्या किया, आप देखिएगा कि तो बात ये है ना कि जो रक्षक है वही भक्षक हैं। आप न्याय की उम्मीद किससे कीजिएगा, जो रक्षक है वही भक्षक है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी नाम लेना चाहिए हम लोग, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लेना चाहिए। किस तरह से बचाने का प्रयास किया गया उनको, किस तरह से बचाने का प्रयास किया गया। चाहे यहाँ ममता दीदी महिला है, उनको तो कम से कम एक्टिव होके ये करना चाहिए था। तो बात में मैं जो बात पॉइंट पे इस मामले में जो बातें आ रही हैं, वो सबूतों को मिटाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। मैं इसी पॉइंट पर आ रही हूँ खालिद जी, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही सब होना चाहिए। डायरेक्ट गोली मार देने की प्रथा का मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो होल हैं, जो छिद्र हैं, जो इतने बड़े बड़े छेद हैं, उनको भरना जरूरी है। अब भरना जरूरी है तो सिर्फ कानून के जरिए नहीं भरना जरूरी है, प्रशिक्षण दीजिए आप अपने नेताओं को, अपने पुलिस कर्मियों को, महिलाओं का सम्मान करना, उनकी निष्ठा का सम्मान करने का प्रशिक्षण दीजिए। जब वो खुद ही महिला को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं तो उनसे आप न्याय की उम्मीद क्या कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या न्याय करेंगे, बहुत बहुत स्पष्ट दूसरा से अपनी कि आप जैसे कानून की बात कर रहे हैं, कानून अब 15 साल मुकदमा चलता है। आप ऐसे महिलाओं के दोषियों को स्पीडी ट्रायल चलाइए ना, आप 1 महीना में सजा दीजिए, 2 महीना में सजा दीजिए जी। आप ये करिए ना। पता चलता है कि 20 बरस मुकदमा ही लड़ते रह रहा है आदमी, पता चले कितने लोग चले गए, कितने लोग खत्म हो गए, जो लड़ने वाला है वो थक हार के बैठ गया। तो मेरा यही कहना है कि 3 चरणों में काम करना है। पहला चरण है परिवार और समाज, जो लोगों को ये सिखाए कि नारी के सम्मान और उसकी निजता का सम्मान कीजिए। प्रश्न उठा देते हैं लोग, कपड़ा ऐसा क्यों पहनती है, अकेले क्यों घूमती है, बॉयफ्रेंड के साथ क्यों थी, रात में क्यों घूम रही थी, स्वच्छंद हो गई है। जो घर में रहती है वो सुरक्षित है, जो पूरी साड़ी पहनती है, कपड़े, वो सुरक्षित है। ये महिला डॉक्टर क्या पहनी हुई थी, कोठी न पहनी होगी ज्यादातर। हाँ, महिला तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो तो 60 साल की 60 साल की वृद्ध, एक तरह से 65 साल की, 70 साल की वृद्ध महिला के साथ भी ऐसे कारनामे होते हैं। बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है। मैं यही कहना चाहती हूँ खालिद जी कि जब तक जो दोषी है उस पर प्रश्न न उठा के हम दूसरे प्रश्न करते रहेंगे तो मुद्दा दब जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही बात रखी। सवाल ये उठाना है कि हमारे समाज से ऐसे दरिंदे क्यों पैदा हो रहे हैं, और ऐसे दरिंदे पैदा हो रहे हैं तो जो भी देखिए, पुरुष सारे पुरुष ऐसे नहीं है खालिद जी, पुरुष समाज पर नहीं मैं ये कर रही हूं। मैं तो उदाहरण भी देता हूं कि समाज में जो औरतों की स्थिति बदली है उसके पीछे पुरुष ही हैं। लेकिन ऐसे पुरुषों से तो हम शर्मिंदा होते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा खालिद जी कि ऐसे पुरुष मामूली नहीं है, बहुतायत संख्या में संख्या बड़ी है। कोई व्यक्त कर देता है, कोई नहीं व्यक्त करता है। मानसिक रूप से महिलाओं के प्रति स्वस्थ सोच नहीं है लोगों की। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो संस्कार बिल्कुल हम बचपन में देते हैं, है ना, जो उम्मीद, जो अपेक्षा हम लड़कियों से करते हैं वो लड़कों से क्यों ना करें। उनको भी हमको वही संस्कार देना होगा। हाँ, है ना, तो कि दूसरे की अपनी बहन कि अगर इज्जत आप करते हो तो दूसरों की बहन की भी इज्जत करो, दूसरों की माओं की भी इज्जत करो, दूसरों की पत्नियों की भी इज्जत करो। हर महिला को आपको एक दृष्टि होनी चाहिए, एक पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसी दृष्टि से आपको देखा जाना चाहिए, ये संस्कार आपको दिए जाने चाहिए। पिंक फिल्म का एक डायलॉग है, उसमें ये कहा गया है कि नो मतलब नो। चाहे वो महिला प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, उसने नहीं कह दिया, आप उसके शरीर को छूने के हकदार नहीं हैं। और यही निजता का सम्मान यदि हर लड़के को सिखाया जाए कि महिला की सहमति का सम्मान कीजिए। आप उसके ट्रस्टी नहीं हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जब चाहे तब उसको छू दीजिए अपनी हवस को पूरा करने के लिए। तो
चूंकि चर्चा आपने ये उदाहरण देकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। अब इसके आगे कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल। ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। ये हम अगर और तर्क देते रहें तो ये कुतर्क की श्रेणी में चला जाएगा। आपने कहा कि नो मीन्स नो, बस खत्म। वो आपकी पत्नी भी हो तो भी उसकी मर्जी के बिना, महिला की मर्जी के बिना आप उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो बाकी जो दरिंदगी की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप शेयर, कमेंट, लाइक की जो अपील करती हैं, उससे पहले मैं केवल इतना ही कहूँगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए अगर हम सोचते हैं तो एक प्रयास और किया जाना चाहिए कि महिलाओं को का जो पैमाना है सोचने का, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, जो भी आप कहती हैं सशक्तिकरण का, तो वो पैमाना थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। उनके बौद्धिक विकास पर भी बहुत जोर होना चाहिए। एडुकेशन भी उन पे बहुत जोर होना चाहिए। ये जानते हैं खालिद जी, बौद्धिक विकास हो रहा है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत बदली है महिलाएं, बौद्धिक विकास हो रहा है, लेकिन बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक सुरक्षा भी जरूरी है। और आप कितने भी बौद्धिक हैं, शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो उस विकास का कोई मतलब नहीं बनता है। और शारीरिक रूप से असुरक्षित करने वाले, माफ कीजिएगा, पुरुष समाज के लोग हैं। इसलिए हम नसीहत उन्हीं को ज्यादा देते हैं और दे रहे हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत है। अब कंक्लूडिंग जो हम लोग का रिमार्क ये है कि ये जो भी बर्बरता हो रही है वो दूर कैसे होगी। तो इस बर्बरता को दूर करने के लिए 3-4 चरणों में काम करना है। पुलिस को प्रशिक्षण दीजिए, उसको भी नारी का सम्मान करना सिखाइए। उसकी भी निजता का सम्मान पुलिस वालों को भी नहीं आता है, नेताओं को नहीं आता है, राजनेताओं को नहीं आता है। घर परिवार में संस्कार दीजिए लड़कों को, और घर परिवार से संस्कार यदि अच्छा मजबूत मिल गया, समाज से मजबूत संस्कार मिल गया, तो शायद पुलिस प्रशासन में भी यही लोग जाते हैं, राजनेता भी यही लोग बनते हैं। अपने आप हमारा समाज सुधर जाएगा। और प्लस कड़े कानून के जरिए ऐसे दरिंदों को स्पीडी ट्रायल देके 15 साल का समय न लगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। 1 महीने 2 महीने में त्वरित न्याय हो, सुनिश्चित हो, तभी लोग डरेंगे और ऐसा करने से बचेंगे। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बुरी लगी हो तो भी हमारी कमियां बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। फाइनल कमेंट हमारी तरफ से भी कि हमारा समाज तभी तरक्की कर सकता है जब महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेदारी बनती है, एक ऐसा वातावरण तैयार करने में सहयोग करना। हर व्यक्ति इसमें सहयोग करे ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, तभी हम सब सुरक्षित हो सकेंगे। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट बात मैंने अपने तौर पे कही है। धन्यवाद। नमस्कार।